नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का चैप्टर सेकेंड, राजा किसान और नगर। दोस्तों, ये वीडियो पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है और आपके CUT और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो न्यू NCERT पे बेस है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के 1500 साल के बाद आप देखेंगे उस 1500 साल के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में आप देखेंगे कई प्रकार के विकास हुए। विकास होने का मतलब कहीं-कहीं पर आप देखेंगे कि कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आई, कहीं-कहीं पर चरवाहे बस्तियाँ अस्तित्व में आई। चरवाहे मतलब वही लोग जो एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं के साथ पशुओं को चराने के लिए टहलते रहते हैं। ऐसी कई प्रकार की बस्तियाँ पूरे संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिली। अब इन्हीं विकास को हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो 1500 वर्षों के बाद हड़प्पा सभ्यता के विकास हुआ, उसी को हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, परिचय के रूप में पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हो गया, उसके 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के बीच में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत प्रकार के विकास हुए, यानी कि बहुत प्रकार की बस्तियां क्या हुई, अस्तित्व में आई। उत्तर भारत, दक्कन और कर्नाटका में कृषक बस्तियां विकसित हुई, यानी कि जो उत्तर भारत था और दक्कन का क्षेत्र था, साथ ही साथ कर्नाटक में कृषक बस्तियां क्या हुई, विकसित हुई। वहीं दक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियां भी पाई गई, यानी कि जो दक्कन भारत का थोड़ा सा हिस्सा था और जो दक्षिण भारत का संपूर्ण हिस्सा था, वहां पर कौन सी बस्तियां अस्तित्व में आई, चरवाहा बस्तियां अस्तित्व में आई। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले। अब देखते हैं दोस्तों, ईसा पूर्व का जो पहली शताब्दी थी, उसमें क्या हुआ, हम देखते हैं दक्षिण भारत और मध्य भारत में जो अंतिम संस्कार करने के तरीके होते हैं, यानी कि जब आदमी मर जाता है, जो उसका लास्ट संस्कार होता है, जिसको हम अंतिम संस्कार बोलते हैं, यानी कि जो दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो अंतिम संस्कार के उस समय यानी कि दफनाने और जलाने के बजाय एक नए तरीके आए, जिसमें क्या तरीके आए सामने आए, जिनको हम क्या कहते हैं, महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले। कई स्थानों पर शवों के साथ लोहे के उपकरण और हथियार भी दफनाए गए थे, यानी कि कई ऐसे स्थान थे जहां पर आदमी को दफनाया गया था, उसके साथ साथ में लोहे के उपकरण और कुछ अन्य हथियारों को भी उसके साथ दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के में प्रारंभिक राज्यों, साम्राज्यों और नए नगरों का विकास पूरे उपमहाद्वीप में हुआ। यानी कि भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों में क्या हुआ, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में, भिन्न-भिन्न जगहों में क्या हुआ, नए राज्यों, साम्राज्य और नए नगरों का विकास हुआ। यानी कि क्या हुआ, नए-नए नगर, साम्राज्य और राज्य अस्तित्व में आए। दोस्तों, प्रिंसेप और प्रियदर्शी अब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको आम रूप से बता देना चाहता हूँ, प्रिंसेप का मतलब यह होता है कि प्रिंसेप एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, जिसका नाम प्रिंसेप था, जिसने क्या की थी, खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है जो देखने में सुंदर हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको हिंदी मीडियम से संबंधित किसी अन्य विषय की, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे सभी विषयों की वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप जाकर कलरफुल इमेजेस के साथ, महत्वपूर्ण मैप के साथ और प्रत्येक NCERT के इंपॉर्टेंट बॉक्सेस के साथ वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, यानी कि जो एक ब्रिटिश अधिकारी का जेम्स प्रिंसेप, जिसकी फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये है जेम्स प्रिंसेप। इसके द्वारा क्या किया गया, जो खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि थी, उसका क्या किया गया, अर्थ निकाला गया। यानी कि जो लिपियां थी, इस पे क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जो लिपि लिखी गई है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके अर्थ को निकालने का काम किसने किया, जेम्स प्रिंसेप ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसेप भी बोल देते हैं। ठीक दोस्तों, प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृत वाले राजा का नाम लिखा है। यानी कि जब प्रिंसेप ने इन लिपियों का अर्थ निकाला तो उसको पता चला कि अधिकांश जो सिक्के और जो मोहरे हैं या जो अन्य वस्तुओं पर लिपियां लिखी गई हैं, उस पे एक नाम लिखा गया है बार बार, जिसको हम कहते हैं प्रियदर्शी, यानी कि मनोहर मुखाकृत वाला राजा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर दिखता हो, उसी का नाम
क्या किया गया, अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर लिखा गया है, जिसको प्रियदर्शी कहा गया। और प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम, यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले मतलब जो देखने में सुंदर हो। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था, यानी कि कुछ अभिलेखों पर क्या था, जो राजा का नाम था वो अशोक भी लिखा है, यानी कि कहीं कहीं पर इनडायरेक्टली मनोहर मुखर्जी वाला यानी कि प्रियदर्शी लिखा गया है और कहीं कहीं पर डायरेक्ट नाम लिखा गया है अशोक। ठीक दोस्तों, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप इसे याद रखिए कि अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे अभिलेख क्या होता है। दोस्तों अभिलेख का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो पत्थर धातु या मिट्टी के जैसे कठोर चीजों पर क्या हो, लिखा गया हो, यानी कि कोई भी चीज जो पत्थर पे लिखा गया है या धातु पे लिखा गया है, मिट्टी पर लिखा गया है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ये सब ऐसे कठोर सतहों पे खोदे जाते थे जिससे लंबे समय तक बरकरार रहें। ठीक दोस्तों, अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, यानी कि जो अभिलेख लिखवाता है, बनवाता है, उसमें उन्हीं लोगों की क्रियाकलाप, उपलब्धियां, यानी कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में प्राप्त किया है, अचीव किया है, और उनके विचार कैसे थे, यानी कि किस धर्म को मानते थे, क्या करते थे, ये सब उसमें क्या करते थे, लिखे जाते थे। ठीक दोस्तों, इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है, यानी अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी प्रमाण होते हैं। इसमें अधिकांशतः देखा जाता है कि इसमें जो राजाओं या महिलाओं का क्रियाकलाप है या पुरुषों या महिलाओं द्वारा जो क्या किया जाता है, धार्मिक संस्थाओं को दान दिया जाता है, उसका ब्यौरा क्या होता है, दिया गया होता है। इसमें अभिलेख में, इसका मतलब अभिलेख जो हो गया वो एक अस्थायी प्रमाण है। अस्थायी प्रमाण का मतलब क्या, जो आसानी से मिट नहीं सकता, यानी कि जो एक लंबे समय तक अस्थायी रूप में रहता है, उसी को बोलते हैं स्थायी प्रमाण। तो यानी कि अभिलेख क्या है, एक अस्थायी प्रमाण होता है, यानी कि होते हैं, मतलब एक अस्थायी प्रमाण के रूप मतलब इसे आप लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रमाण के रूप में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। कई अभिलेख में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। बिना तिथि वाले अभिलेखों का काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि या लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। दोस्तों जो कई प्रकार के अभिलेख होते हैं, तो उनमें किसी किसी में क्या होता है, उनका कब निर्माण किया गया, यानी कि उन अभिलेख को कब बनाया गया, उसकी तिथि भी लिखी रहती है, यानी कि उसमें लिखा रहेगा कि इस दिनांक को या इस तारीख को इस अभिलेख को बनाया गया। और कई अभिलेख ऐसे होते हैं जिसमें उनकी तिथि नहीं लिखी रहती है, जिसमें तिथि नहीं लिखी रहती है उसका काल निर्धारण उनकी पुरालिपि यानी कि उनकी लिपि के अनुसार और लेखन शैली के आधार पर किया जाता है, यानी कि उनकी पुरालिपि कैसी है और उनकी लेखन शैली कैसी है, तो उसी के आधार पर क्या किया जाता है, उनका तिथि का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों प्राचीन अभिलेख प्रकृति में लिखे जाते थे जो जन सामान्य की भाषा थी, यानी कि जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो क्या किए जाते थे, प्रकृति में लिखे जाते थे। प्रकृति क्या थी, एक जन सामान्य की क्या थी, भाषा थी। जन सामान्य मतलब आम लोगों की ये भाषा थी। लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे पर वह लेखन में प्रयुक्त नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रकृति के अलावा किसी और भाषाओं का प्रयोग नहीं करते थे प्राचीनतम काल में, लेकिन हम उन सबका प्रयोग तो करते थे, लेकिन उनका क्या प्रयोग हम लेखन शैली में नहीं करते थे, यानी कि लेखन शैली में हम सिर्फ प्रकृति का प्रयोग करते थे और बोलने के लिए हम अन्य कई सारी भाषाओं का भी प्रयोग करते थे, लेकिन लेखन शैली में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता था, प्रकृति भाषा का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों अब प्रारंभिक महाजनपदों का हम पढ़ेंगे, यानी कि प्रारंभिक राज्यों में से हम प्रथम राज्य को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे ना, 16 महाजनपद थे। अब हम 16 महाजनपद के बारे में जानने चल रहे हैं, और 16 महाजनपद में जो सबसे प्रथम था, जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको हम कहते हैं मगध, उसके बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों 16 महाजनपद। अब दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों और नगर का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के का प्रचलन है। दोस्तों जो इतिहास की दृष्टि से आप देखेंगे तो आरंभिक 6वीं शताब्दी को, यानी कि 6वीं शताब्दी की शुरुआत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और यह एक परिवर्तनकाली काल माना जाता है। परिवर्तनकाली काल क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका कारण है कि उस समय क्या हुआ, राज्यों और नगरों का विकास हुआ। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उस समय राज्यों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, लोहे के बढ़ते प्रयोग हुए, यानी कि लोहे का प्रयोग बढ़ा और सिक्कों का प्रचलन हुआ। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आप पहले देखेंगे तो न नगरों का विकास हुआ था, न वहाँ पर कोई राज्य था, सब एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और छोटे छोटे जनों में रहते थे, लेकिन और वहाँ पर न लोहे का प्रयोग होता था, न सिक्कों का प्रयोग होता था। लेकिन आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद क्या होता है, लोहे का प्रयोग बढ़ जाता है, नगरों का विकास हो जाता है, लोग नगरों में रहने लगते हैं और आरंभिक राज्यों का उदय हो जाता है। इसलिए क्या होता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है, क्योंकि इन सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद विकसित हुई। इस काल में बौद्ध और
बौद्ध व जैन जैसी विचारधाराएं विकसित हुई और इनके ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ-कहाँ मिलता है, जो बौद्ध और जैन क्या थी, जो बौद्ध और जैन धर्म की क्या थी, ग्रंथ थे, उसमें क्या होता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, पर वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती प्रमुख महाजनपदों में शामिल थे। देखिए दोस्तों, जो महाजनपदों की सूची है, दोनों ग्रंथों में समान नहीं है। समान नहीं का मतलब ये है कि किसी में एक महाजनपद का नाम मिलता है और किसी अन्य ग्रंथ में उस महाजनपद का नाम नहीं मिलता है। लेकिन इनमें से ऐसे कुछ नाम हैं जैसे कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, ये सब क्या हैं? ये सब कुछ ऐसे प्रमुख महाजनपद थे जिनका नाम क्या होता है, हर एक ग्रंथ में मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ये सब क्या थे, ये प्रमुख महाजनपद में शामिल थे। कौन कौन से महाजनपद? जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती। ठीक दोस्तों, अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था, पर गण और संघ नामक राज्यों में कई व्यक्तियों या समूह शासन करता था, जिसमें हर कोई राजा कहलाता था। देखिए दोस्तों, होता क्या था महाजनपद के काल में, महाजनपद के समय में होता था कि महाजनपदों पर अधिकांश में राजाओं का शासन होता था, लेकिन कुछ ऐसे जगह थी जैसे जहाँ पर क्या होता था, गढ़ या संघ नामक राज्यों में कई व्यक्तियों या समूह शासन करते थे, जिसमें हर किसी को राजा कहा जाता था। यानी कि गढ़ और जो संघ नामक राज्य होते थे, उसमें क्या होता था, उसमें कई व्यक्तियों का शासन होता था, ना कि एक व्यक्ति का। और जितने भी व्यक्ति शासन करते थे उन सभी को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। ठीक दोस्तों, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। यानी कि जो भगवान महावीर थे और जो भगवान महाबुद्ध थे, वो भी क्या थे, गढ़ों से संबंधित थे। ठीक दोस्तों, अब इस सब के बारे में आप चैप्टर 4 में और डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में अध्याय 4 लिख दिया है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। यानी कि हर एक महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, राजधानी होती थी, और उसे क्या किया जाता था, किले से घेरा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र लिखने शुरू किए, जिनमें शासकों सहित सभी के लिए नियम तय किए गए और शासकों का क्षत्रिय होना अपेक्षित था। देखिए, अब इस समय एक परिवर्तन यह भी होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कि ब्राह्मणों ने क्या किया, संस्कृत में धर्मशास्त्र लिखना शुरू किए, जिनमें शासकों सहित सभी के लिए नियम तय किए जाते थे। यानी कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखे। धर्मशास्त्र में क्या होता था, सभी लोगों के लिए नियम होता था। उसमें राजा के साथ साथ जो आम लोग होते थे उनके लिए क्या किया जाता था, नियम लिखा जाता था, और यह अपेक्षित किया जाता था। यानी कि यह आशा की जाती थी कि जो शासक या राजा होगा वो किस वर्ग का होगा, वो क्षत्रिय वर्ण का होगा। यानी कि धर्मशास्त्रों में लिखा गया था, जो राजा या शासक होगा वो किस वर्ण का होगा, क्षत्रिय वर्ण का होगा। शासक का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारियों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। यानी कि जो शासक का कार्य था क्या था, कि वो किसानों, व्यापारियों और जो शिल्पकार यानी कि जो क्राफ्टमैन होते हैं, उनसे क्या करे, उनसे कर वसूले और भेंट स्वीकार करे। यानी कि भेंट लेना किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से, और कर लेना, ये काम किसका था, राजा का था। और उनको क्या करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये काम किसका था, राजा का था। और संपत्ति जुटाने का कुछ अन्य तरीका भी होता था। यानी कि कर और भेंट लेने के अलावा राजा कुछ अन्य प्रकार से भी संपत्ति को जुटाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। यानी कि जो क्या करते थे राजा लोग, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण भी कर देते थे, और उनसे क्या करते थे, वहाँ के लूटपाट कर लेते थे। वहाँ पर जो भी धन मिलता था वो उनका हो जाता था। क्योंकि अगर आप किसी राज्य पे आक्रमण करेंगे, जब उस पर आपका कब्जा हो जाएगा, तो उसके संसाधन भी आपके हक में आ जाएंगे। तो इससे क्या होता था, आपका धनराशि बढ़ जाती थी। यानी कि धन इकट्ठा करने का एक और तरीका था, जो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना था। ठीक, कुछ राज्यों ने अस्थायी सेना व नौकरशाही विकसित की। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। देखिए, कुछ राज्य क्या थे 16 महाजनपदों में से, जिन्होंने क्या किया, अस्थायी सेना रखी। अस्थायी सेना का मतलब क्या होता है, परमानेंट मिलिट्री। यानी कि वो क्या हो गए, वो हमेशा के लिए सेना में शामिल रहेंगे लोग जो सेना में है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, असहायक सेना रखा। सहायक सेना मतलब क्या होता है, सहायक सेना मतलब होता है जो किसानों और अन्य वर्गों से कुछ समय के लिए क्या किया जाए, मतलब सैनिक नियुक्त किए जाए, उन्हें बोलते हैं सहायक सेना। यानी कि कुछ लोगों ने क्या किया, अस्थायी सेना बनाया, और कुछ महाजनपदों के राजाओं ने क्या किया, सहायक सेना बनाया। सहायक सेना जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी कि जो सहायक सेना में सैनिक आते थे, वो कहाँ से आते थे, कृषक वर्ग के जो लोग रहते थे उन्हें ही सैनिक बना दिया जाता था सहायक सेना। ठीक दोस्तों,
दोस्तों 16 महाजनपद में प्रथम महाजनपद जो मगध था, उसको मतलब उसको इतना शक्तिशाली होने का क्या कारण था, यानी जो मगध महाजनपद था वह इतना शक्तिशाली क्यों था। अब इसके कारण को हम जानते हैं। देखिए छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो मगध है वो आधुनिक बिहार में है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यानी कि चौथी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो मगध था वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। और मगध कहाँ है, वर्तमान बिहार में है, यानी कि आधुनिक बिहार में मगध पाया जाता है। ठीक, मगध क्षेत्र वहीं पर था। ठीक, अब देखिए मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के कारण क्या थे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला कारण था उपजाऊ भूमि, यानी कि जो मगध की भूमि थी वो क्या थी, उपजाऊ थी। जंगलों में हाथी की उपलब्धता, जैसा कि आप सभी लोग जाते हैं ना, जंगल होते हैं जो उसमें जंगल में क्या होते हैं, हाथी होते हैं। तो हाथियों का क्या प्रयोग किया जाता था पहले, पहले जमाने में युद्ध में देखेंगे आप ना, हाथियों का प्रयोग किया जाता था। उसमें देखेंगे आप अधिकतर सेनापति या राजा बैठते थे, या युद्ध में क्या किया जाता था, हाथियों का प्रयोग करके लोगों को कुचलवा दिया जाता था हाथियों को पैर से। तो इसलिए भी क्या होता था, जो मगध महाजनपद था वो बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। क्यों, क्योंकि जो मगध महाजनपद के जंगल थे वहां पर क्या थे, हाथियां बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए राजा या उनके जो कमांडर हैं यहाँ पर हाथी पे बैठे हुए। तो हाथी का प्रयोग पहले सामरिक रूप से अत्यधिक था, इसलिए क्या हुआ, मगध जो था एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद बना। दूसरा, यहाँ लोहे की खदानें थी। तो लोहे की खदानें की थी, इससे क्या फायदा हुआ, इन्होंने लोहे के हथियार ज्यादा विकसित कर लिए, जिससे इनको लड़ाई या युद्ध करने में सहायता मिली, और खेती करने में या कुछ प्रकार के उपकरण बनाने में इनको सहायता मिली। और नदियों द्वारा यातायात, यानी कि यहाँ पर नदियां थी जिससे हो सकता था यातायात किया जा सकता था, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक, यानी कि जो इनके शासक थे वो बड़े ही कैपेबल और यानी कि बड़े ही योग्य थे। कैपेबल मतलब योग्य, यानी कि जिनके शासक थे बड़े ही योग्य थे और बड़े ही महत्वाकांक्षी शासक थे, इसलिए भी इन सबका क्या हुआ, विस्तार हुआ। भले ही आपके पास पैसा रहे, आपके पास अच्छे अच्छे हाथी रहे, आपके पास उपजाऊ भूमि रहे, लोहा रहे, हथियार रहे, लेकिन आपके अंदर अगर ये योग्यता और महत्वाकांक्षा नहीं है, अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है कि हम दूसरों पर अपना राज्य का विस्तार करें, तो आपके पास सभी संसाधन होते हुए भी तो आप उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इनके मगध के जो शासक थे सभी क्या थे, योग्य थे और सभी महत्वाकांक्षी शासक थे, इसलिए भी मगध क्या हुआ, बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बना। सुरक्षित राजधानी, यानी कि जो इनकी राजधानी थी वो अति सुरक्षित थी, इसलिए क्या हुआ, ये जो मगध महाजनपद था ये बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बना छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक दोस्तों, कहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप इन छओं मतलब जो 6 पॉइंट है इनको क्या कर सकते हैं, आप एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। देखिए दोस्तों, जो आरंभिक जैन और बौद्ध ग्रंथ है उनमें मगध इतना शक्तिशाली क्यों था, इसका कारण उन्होंने बताया है कि जो उनके शासक थे उनकी जो नीतियां थी वो क्या थी, बड़ी ही अच्छी थी। यानी कि जो शासक की नीतियां थी वो क्या थी, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का कारण थी। ये किसका कहना है, ये जैन और बौद्ध लेखकों का कहना है। ठीक दोस्तों, इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। इन्हें मतलब जो ग्रंथ है या जो लेखक है इन ग्रंथों के बताते हैं कि जो मगध महाजनपद के जितने भी राजा हुए, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मानंद, ये सब क्या थे, अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री इनकी नीतियों को क्या करते थे, लागू करते थे। देखिए दोस्तों, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, यानी कि समूह शासन का मतलब क्या होता है। समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, यानी कि जहां पर सत्ता क्या हो, पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो, यानी कि जहां पर समूह शासन करता हो पुरुषों का, उसे बोलते हैं ओलिगार्की या हिंदी में समूह शासन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे समूह शासन का मतलब क्या हो, समूह शासन का मतलब यह है कि जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। जैसा कि आपने पिछले वर्ष रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा होगा ना, वहाँ एक समूह शासन ही है, समझे। जो रोमन साम्राज्य था वहां पर भी क्या था, रोमन गणराज्य में क्या था, समूह शासन ही था। यद्यपि इसका नाम क्या था, अलग था, लेकिन वहां पर भी समूह शासन था। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा कि ओलिगार्की मतलब क्या होता है, समूह शासन मतलब क्या होता है। समूह शासन मतलब आप नाम से समझ सकते हैं ना, समूह शासन, समूह का मतलब जहाँ पर पुरुषों का समूह शासन करे, ठीक, उसे बोलते हैं समूह शासन और इंग्लिश में से बोलते हैं ओलिगार्की। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। दोस्तों, प्रारंभ में राजगाह, यानी कि आधुनिक बिहार की राजगीर का प्राकृतिक नाम, यानी कि जो राजगाह है किसका नाम है, आधुनिक बिहार में जो राजगीर है उसका पहले प्राकृतिक नाम था, यानी कि जो पुराना नाम था प्रकृति में राजगाह, ये किसका नाम है, अभी वर्तमान में ये राजगीर जो है बिहार में उपस्थित है, यानी कि जो बिहार में एक क्षेत्र है राजगीर, उसका ही नाम क्या है, राजगाह पहले था। आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये राजगीर, ये गंगा नदी है पटना से यहाँ थोड़ा सा दूर पे। ठीक, देखिए दोस्तों, अब इसी के बारे में आपको बता देंगे।
प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी, यानी कि जो राजगाह था वो क्या थी, शुरू में मगध की राजधानी थी। यह एक रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, यानी कि जो राजगाह का अर्थ है क्या है, राजाओं का घर। राज मतलब राजा, गाह मतलब घर, यानी कि राजाओं का घर। ये किसका अर्थ है, राजगाह। राजगाह का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच स्थित राजगृह किलेबंद शहर था, यानी कि जो राजगृह थी वो क्या थी, एक किलेबंद शहर था। ठीक दोस्तों, यानी कि जो राजगृह थी वो एक किलेबंद शहर था, यानी कि उसमें चारों तरफ से किले थे। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र अब पटना बनी, जो गंगा मार्ग पर स्थित थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजधानी को बदल दिया गया। शुरू में तो वहाँ की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी थी राजगृह, लेकिन बाद में राजधानी को बदलकर क्या कर दिया, पटना कर दिया। पटना कहाँ स्थित है, गंगा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए आप, ये पटना है और देखिए यहाँ पर बगल में गंगा नदी जा रही है ना, तो क्या है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में क्या हुआ, राजधानी का हस्तांतरण हुआ। राजधानी तो राजगिरी से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया, और पाटलिपुत्र को अब हम क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। आरंभिक साम्राज्य, एक आरंभिक साम्राज्य, यानी कि एक आरंभिक साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे, मगध के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे कि मगध का कैसे उत्थान हुआ और मगध कैसे कैसे विस्तार किया, और मगध में कैसे सैनिक शासन था, वहाँ की नौकरशाही कैसी थी, इन सब बातों को हम जानेंगे। देखिए, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, यानी कि जो मगध का विकास हुआ उसके साथ क्या हुआ, एक साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं मौर्य साम्राज्य, उसका क्या हुआ, उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 2100 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी कि जो मगध के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य जिनका नाम है, उनका शासन कहाँ तक फैला था, पश्चिमोत्तर में आप देखेंगे अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी कि आप वर्तमान में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को देखेंगे तो वहां तक जो मौर्य साम्राज्य है उसका शासन क्या था, फैला हुआ था। उनके पुत्र अशोक, जिन्हें प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक माना जाता है, ने कलिंग वर्तमान उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। और जो उनका पुत्र था, पुत्र मतलब अरे पौत्र, पौत्र मतलब होता है, मतलब उनका आप समझ सकते हैं ग्रैंड सन था, उसने क्या किया, कलिंग वर्तमान उड़ीसा पर क्या किया, विजय प्राप्त किया। उनके पौत्र ने अशोक ने क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग को हम वर्तमान कहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान उड़ीसा में देख सकते हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि मौर्य वंश के जो जानकारी के स्रोत हैं वो क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। देखिए, जो मौर्य वंश था उसकी जानकारी के लिए हमें क्या किया जाता है, हम उस समय की समकालीन रचनाओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने क्या लिखा था, उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक के माध्यम से हमें क्या होता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों, क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य में क्या किया था, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो उसने क्या किया था, इंडिका लिखा था। तो इंडिका में क्या है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें हासिल होती है। एक और स्रोत है जिसका उपयोग प्राय किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य का चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। देखिए, एक इंडिका के अलावा एक और स्रोत है जिसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए किया जाता है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, चाणक्य। चाणक्य ने क्या की थी, अर्थशास्त्र की रचयिता की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी। और जो ये चाणक्य थे क्या थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, मंत्री थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, मंत्री थे, और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। साथ ही साथ शासकों का उल्लेख प्रवृत्ति जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यानी कि इनके जो शासकों का उल्लेख है वो जैन, बौद्ध और जो पौराणिक ग्रंथ है और जो संस्कृत वाङ्मय है उनमें भी क्या होता है, इन शासकों का उल्लेख मिलता है। यानी कि हम इन सब की जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मौर्य वंश की। पहला तो हम प्राप्त कर सकते हैं इंडिका से, दूसरा हम चाणक्य के अर्थशास्त्र के प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा हम जो जैन धर्म के ग्रंथ है या बौद्ध धर्म के ग्रंथ है या जो पौराणिक ग्रंथ हो या संस्कृत वाङ्मय है उनसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मौर्य वंश के। ठीक, यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। देखिए, ये तीनों स्रोत क्या हैं, उपयोगी तो हैं, लेकिन जो अशोक ने पत्थरों और पत्थरों पर जो अपने क्या किए थे, और पत्थरों और स्तंभों पर जो अपने क्या किए थे, अपने जो अभिलेख लिखवाए थे, वो बहुत ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं। यानी कि इन सबसे ज्यादा उपयोगी क्या माना जाता है, जो अशोक ने क्या किया था, पत्थरों और स्तंभों पर क्या लिखवाया था, अपने अभिलेख लिखवाए थे। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने प्राकृतिक पत्थरों व
प्राकृतिक पत्थरों व पालिश स्तंभों पर संदेश लिखवाकर धर्म का प्रचार किया। यानी कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया, प्राकृतिक पत्थरों पर क्या किया, प्राकृतिक पत्थरों या पालिश किए गए पत्थरों पर स्तंभों पर संदेश लिखवाकर अपने धर्म यानी कि धर्म का प्रचार किया। यानी कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म का प्रचार प्राकृतिक पत्थरों या पालिश पत्थरों के स्तंभ पर लिखवाकर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये क्या है, ये सिंह स्तंभ है। ये अशोक, जैसे कि आपने देखा होगा ना नोट वोट पे या किसी महत्वपूर्ण दफ्तर में आपने देखा होगा कि एक सिंह स्तंभ लगा होता है। भारत का क्या है, नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंह स्तंभ बोलते हैं। ये भी अशोक के ही स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों इसमें बड़ों, जो अशोक का जो धर्म था जिसे हम धम्म बोलते हैं, इसमें क्या था, अशोक के धर्म में क्या था, इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर शामिल है। यानी कि जो अशोक का धम्म था उसमें क्या था, उसमें यह बताया जाता था कि आप क्या करिए, बड़ों के प्रति आदर भाव रखिए, सन्यासियों और ब्राह्मणों का क्या करिए, आप उनके प्रति उदारता रखिए, उनका सम्मान करिए, और जो सेवक और दास होते हैं उनके साथ उदारता से व्यवहार कीजिए और दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर कीजिए। यानी कि जो धम्म था उसमें ये सब बातें बताई गई थी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, वो कैसे अपने शासन को पूर्ण रूप से पूरे संपूर्ण भारत में चलाता था, उसके बारे में हम जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, यानी कि जो उसका मुख्य 5 इलाके थे उनके नाम है। पहला तो आप जानते हैं राजधानी पाटलिपुत्र, यानी कि जो कैपिटल है वो तो महत्वपूर्ण रहेगा ही, किसी भी राज्य की राजधानी तो महत्वपूर्ण रहेगी ही। तो प्रथम हो गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र प्रथम महत्वपूर्ण मतलब राजनीतिक केंद्र था। द्वितीय था तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी। ये क्या थे, 5 मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे। इनको आप नोट कर लीजिए, प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अभिलेखों से पता चलता है कि पाकिस्तान से आंध्रा, उड़ीसा और उत्तराखंड तक एक जैसे संदेश उत्कीर्ण थे। यानी कुछ अभिलेख मिले हैं हमें अलग अलग जगह से, जो उनमें हमें पता चलता है कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वह उत्तराखंड हो, या चाहे वो क्या आंध्र प्रदेश हो, सब में से क्या हुआ है, हमें एक संदेश मिले हैं। यानी कि जो संदेश है वो सब क्या है, उसमें एक से है। विविध भौगोलिक क्षेत्रों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था समान नहीं हो सकती। संभवतः सबसे मजबूत नियंत्रण राजधानी और प्रमुख प्रांतीय केंद्रों पर था। अब देखिए जो प्रशासन था उस पर सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या वह पूरे मतलब इतने बड़े मौर्य साम्राज्य में पूरा एक समान प्रशासनिक व्यवस्था थी या अलग थी। तो पहले लोग यह तर्क देते हैं, जो पहले तर्क देने वाले हैं उनका कहना है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है पूरे प्रशासन यानी पूरे की साम्राज्य में एक जैसे नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो बहुत विषम है। कहाँ आप देखेंगे अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, और कहाँ पर देखेंगे आप मगध के समतल मैदान, ये सब क्या थे, ये सब विविध क्षेत्र थे। आप देखेंगे कहीं पर वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पाया जा रहा है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है। तो इसके चलते वो सब मानते हैं कि क्या है, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक समान नहीं थी। लेकिन संभवतः क्या था, जो राजधानी था उस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रहता था। यानी कि राजधानी और प्रमुख प्रांतों पर जो नियंत्रण था वो सबसे क्या था, मजबूत था। तक्षशिला और उज्जैनी प्रमुख व्यापारिक मार्ग पे थे। यानी कि जो तक्षशिला और जो उज्जैनी थी वो क्या थी, वो प्रमुख व्यापारिक मार्ग पे थी। यानी कि जहाँ से मुख्य व्यापार होते थे वहाँ पर क्या था, तक्षशिला और उज्जैनी स्थित थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं प्रमुख व्यापारिक मार्ग पे, जैसे कि महाराष्ट्र का हो गया बम्बई, या बम्बई के अलावा आप देख सकते हैं अहमदाबाद, ये सब क्या है, प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर है। वैसे उस समय पर क्या थे, तक्षशिला और उज्जैनी जो थे वो प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर थे। यानी कि जहाँ पर प्रमुख रूप से व्यापार किया जाता था उसी पर वो क्या थे, उसी मार्ग पर स्थित थे। कौन कौन से शहर, तक्षशिला और उज्जैनी। जबकि स्वर्णगिरी कर्नाटक के सोने की खदानों के लिए महत्वपूर्ण था। यानी कि जो स्वर्णगिरी था कर्नाटक का, वो क्या था, वो सोने की खदानों के लिए क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी कि स्वर्णगिरी जो था वहां से कर्नाटक से सोने की खदानें यानी कि सोने प्राप्त किए जाते थे। साम्राज्य संचालन हेतु भूमि व नदी मार्गों से आवागमन जरूरी था। यानी कि जो साम्राज्य का संचालन था उसके में क्या उपयोग किया जाता था, भूमि का उपयोग किया जाता था, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता था, और नदी मार्गों का उपयोग किया जाता था। यानी कि आवागमन के लिए किसका उपयोग किया जाता था आने जाने के लिए, पहला तो नदी मार्ग के लिए का, दूसरा भूमि मार्ग का। ठीक, राजधानी से प्रांतों तक पहुंचना असाध्य था, इसीलिए यात्रियों की सुरक्षा व भोजन की व्यवस्था आवश्यक
रही होगी, यानी कि जो राजधानी से प्रांत तक पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे, यानी कि बहुत ही कठिन काम था और इसके लिए क्या करना पड़ता था, जो यात्री होते थे उनकी सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था क्या करनी होती, आवश्यक करनी रही होगी, यानी कि जो उनकी सुरक्षा है यात्रियों की जो यात्रा कर रहे हैं एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, उनके लिए सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था करना आवश्यक रहा होगा। ठीक, सेना सुरक्षा का मुख्य माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उपसमिति का वर्णन किया है, यानी कि जो सुरक्षा देने का कार्य करती होगी यात्रियों को या साम्राज्य को, उसका कौन करती होगी, वो सेना करती होगी, यानी कि सेना सुरक्षा का मुख्य माध्यम रही होगी। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में बताया है कि सैन्य गतिविधियों के लिए क्या थी, यानी कि जो सैन्य गतिविधियां थी उनके लिए एक समिति थी और 6 उप समितियां थी, यानी कि मेगास्थनीज अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि जो मगध साम्राज्य का प्रशासन था वह 6 उप समितियों और एक समिति के माध्यम से चलाया जाता था। इसमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, यानी कि प्रथम का काम था क्या, नौसेना का संचालन करें, यानी कि नौसेना जो है, यानी कि जो नेवी है, जो नाव से सेना चलेगी उसका संचालन करे, और दूसरी का काम था यातायात, यानी कि ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का क्या करे, संचालन करे। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन था, यानी कि जो तीसरी सेना थी वो कैसी थी, पैदल सैनिकों की थी, यानी कि पैदल सैनिकों का संचालन ही तीसरी का काम था। चौथी का अश्वारोहियों और पांचवी का रथारोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। और जो चौथी और थी उसका अश्वारोहियों जो मतलब घोड़े पे बैठे हैं उनका संचालन करना, पांचवी का काम था रथारोहियों जो रथ पे बैठे हैं उनका संचालन करना, और छठी जो उपसमिति थी उसका कार्य था हाथियों का संचालन करना। दूसरी उपसमिति का कार्य उपकरणों की धुलाई, भोजन चारे की व्यवस्था और सैनिक की देखभाल हेतु सेवक व शिल्पकार नियुक्त करना था, यानी कि जब सैनिक और मतलब राजा लोग दूर दूर तक जाएंगे तो उनके साथ जो घोड़े रहेंगे, जो आदमी रहेंगे, उनके लिए भोजन और चारा तो लगेगा ही ना, तो उसके लिए क्या करते थे, जो दूसरी उपसमिति थी उसका कार्य यही था कि वो क्या करे, जो सैनिकों के उपकरण है उनका धुलाई करे, उनको धोए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, भोजन कार्य की क्या करे, व्यवस्था करे, सैनिकों के लिए भोजन की, और जो जानवर हैं घोड़े हाथी उन सबके लिए क्या करे, चारों की क्या करे, व्यवस्था करे, और सैनिकों के क्या करे, देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकार का नियुक्त करे। ठीक, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। अशोक का मानना था कि अगर लोग धम्म का पालन करेंगे तो क्या होगा, उनका जीवन इस लोक में और जो इसके बाद का संसार है उसमें भी अच्छा होगा, यानी कि अशोक के अनुसार अगर लोग धम्म का पालन कर रहे हैं तो उनका दोनों संसार में, यानी कि जिस संसार में मौजूद है उसमें और जो इसके बाद जिस संसार में जाएंगे उसमें उनका क्या होगा, जीवन अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया था, एक धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, यानी कि धम्म महामात्र क्या करता था, एक विशेष अधिकारी था जो क्या करता था, धम्म का प्रचार करता था। सम्राट के अधिकारी क्या क्या करते थे, अब इसके लिए हम जान लेते हैं, यानी कि जो सम्राट के अधिकारी थे उनका कार्य क्या क्या था। जो ऑफिसर होते हैं इस टाइम पे ना, जैसे आप इस टाइम पे कई सारे ऑफिसर हैं, किसी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, किसी का काम है स्कूल व्यवस्था देखना, किसी का काम है पुलिस व्यवस्था देखना, और अन्य लोगों के अन्य अन्य काम है। तो उस टाइम पे जो अधिकारी होते थे, यानी कि जो उसमें ऑफिसर होते थे, उनका क्या क्या काम होता था, विषय हम देखेंगे। देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार कुछ अधिकारी नदियों की देखरेख, भूमि मापन और नहरों से उपनहरों तक समान जलापूर्ति सुनिश्चित करते थे, यानी कि मेगास्थनीज बताता है अपनी पुस्तक इंडिका में कि कुछ अधिकारी का काम था नदियों की देखरेख करें, भूमि को मापें और नहरों से उपनहरों तक समान जलापूर्ति सुनिश्चित करते थे, यानी कि नहरों से उपनहरों तक समान रूप से पानी बहे, कोई पानी ज्यादा न ले, इसका क्या करते थे, वो सब देखभाल करते थे। यानी कि जो सैनिक थे उनका काम था भूमि की माप करना, नदियों की देखरेख करना और क्या करना, और जो नहरें हैं उनकी पानी को समान जलापूर्ति सुनिश्चित करना। शिकारियों पर निगरानी रखते थे, कर वसूलते थे और भूमि से जुड़े व्यवसायियों या कारीगरों जैसे लकड़हारों, बढ़ई, लोहार एवं खननकर्ताओं का निरीक्षण भी करते थे। और अधिकारियों का क्या काम था, उनका दूसरा काम था शिकारियों पर निगरानी रखना, कर वसूलना यानी कि टैक्स लेना सभी से, और भूमि से जुड़े व्यवसायियों व कारीगरों जैसे कि लकड़हारे, बढ़ई, लोहार और खननकर्ताओं के काम का क्या करना, निरीक्षण करना, यानी कि जब वो काम कर रहे हैं तो उनको देखना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, अब हमें जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे, साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे
जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के अन्य राजा हुए हैं या मगध साम्राज्य के जितने भी वंश के राजा हुए हैं, उसमें क्या था, जो अशोक था वो बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी क्या था, शासक था। और वो बहुत ही विनीत था। विनीत इसलिए था क्योंकि जो अन्य राजाएं हुए उनके बाद, अशोक के बाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ी, देवपुत्र, फलापुत्र, ये सब जोड़ा। लेकिन अशोक क्या था, उसने ऐसे कोई मतलब उपाधि अपने साथ नहीं जोड़ी और वह बहुत ही विनीत शासक था। ठीक, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेता ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। इसलिए क्या करते, जो 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने भी क्या किया, अशोक को अपना प्रेरणा का स्रोत माना। यह साम्राज्य मात्र 1.5 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। देखेंगे आप, मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण था, लेकिन इतना बड़ा होने के साथ साथ भी इसने क्या किया, या सिर्फ इस महाद्वीप में कितने साल तक चला, 150 साल तक चला। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था सिर्फ 150 साल तक चला, जिसे इस महाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत लंबा काल नहीं माना जा सकता। यानी कि यह बहुत छोटी अवधि तक क्या किया, चला। मौर्य साम्राज्य बहुत छोटी अवधि तक चला। मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था, यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो ऐसा नहीं है कि उपमहाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया, वो संपूर्ण क्षेत्र में नहीं फैल पाया था, कुछ कुछ जगहों फैलने से क्या हो गया था, वंचित हो गया था। और उसके जो सीमा के अंदर के जो क्षेत्र थे उस पर सभी पर नियंत्रण एक समान नहीं था। यानी कि जो सीमा के उसके अंदर क्षेत्र आते भी थे मौर्य साम्राज्य के, उस पर नियंत्रण भी क्या था, असमान था। कहीं पर ज्यादा नियंत्रण था तो कहीं पर कम नियंत्रण था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। और देखा जाता है कि जब दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी में यह देखने को मिला कि क्या हुआ, नए नए शासक और नए नए रजवाड़े क्या हो गए, स्थापित हो गए। ठीक, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अब देखिए दक्षिण के राजा और सरदार। देखिए अब दक्षिण के राजा और सरदार क्या थे उसके बारे में जानकारी थोड़ा हासिल करते हैं। देखिए उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। यानी कि दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी में आप देखेंगे तो क्या हुआ, महाद्वीप के जो दक्कन क्षेत्र है या उससे जो दक्षिण का क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, जो तमिलकम नामक क्षेत्र है उसमें अन्य राजाओं का उदय हुआ, जैसे अन्य सरदारियां का उदय हुआ। जैसे कि आप जानते होंगे ना, चेर, चोर और क्या, पांड्य। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। देखिए ये चोर का साम्राज्य है, ये पांड्य का मतलब क्षेत्र है, और ये किसका है, ये उनका चोल का साम्राज्य। ठीक दोस्तों, ये चेर, चोल और पांड्य सब क्या हुए, ये दक्षिण भारत में देखने को मिले। यानी कि इन सरदारियों का उदय कहाँ पर हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। सरदार, और यहाँ पर समाप्त करेगा, यहाँ पर मुझे लिखना था सरदार और मैंने यहाँ पर गलती से सरवार लिख दिया, तो आप इसे समझ लीजिएगा। सरदार और सरदारियां, यानी कि अब सरदार और सरदारियों का क्या अर्थ होता है इसको हम देखेंगे। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। यानी कि जो सरदार होता है क्या होता है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है और जिसका पद वंशानुगत हो सकता है। वंशानुगत का मतलब ये है कि अगर उसका पिता मतलब सरदार था तो वो भी सरदार हो सकता है, और उसका पुत्र भी सरदार हो, और उसके पुत्र का पुत्र भी सरदार हो। अब ऐसा भी हो सकता है, यानी कि उसका पद वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, जरूर नहीं है कि सरदार का पद वंशानुगत ही हो। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं, यानी कि जो उसका समर्थन करने वाले होते हैं सरदार का, उसके खानदान के क्या होते हैं, लोग होते हैं। ठीक, सरदार विशेष अनुष्ठान करता है, युद्ध में नेतृत्व करता है और विवादों में मध्यस्थ होता है। यानी कि सरदार क्या करता है, विशेष प्रकार के अनुष्ठान करता है, और जब युद्ध होता है तो उसमें क्या करता है, नेतृत्व करता है, कमांडर के रूप में कार्य करता है, और विवादों की क्या करता है, मध्यस्थता करता है। वह प्रजा से भेंट लेकर समर्थकों में बांटता है। वह क्या करता है, प्रजा से भेंट लेगा और टैक्स लेगा, और क्या करेगा, जो उसके समर्थक हैं, जिसको समर्थन देते हैं, उनमें क्या करेगा, वो उस भेंट को बांट देगा। जो भेंट पाया है वो क्या करेगा, अपने समर्थकों में छोटे छोटे हिस्से में करके सभी को बांट देगा। सरदार में अस्थायी सेना अधिकारी नहीं होते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं आपको एमसीक्यू में कि सरदार में अस्थायी सेना या अधिकारी होते हैं या नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा कि सरदारी में अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं, यानी कि जो सरदारी होती है उसमें कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं पाए जाते हैं। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ में ऐसी कविताएं मिलती हैं जो सरदार के संसाधनों के संकलन और वितरण का विवरण देती हैं। यानी जो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ है उसमें ऐसी कुछ कविताएं मिलती हैं जिसमें
ये पता चलता है कि जो सरदार है थे वो अपने संसाधन और वितरण को कहाँ से प्राप्त करते थे, यानी कि जो संसाधन थे उनके वो सब कहाँ से उसे जुटाते थे। इसकी जानकारी हमें किसमें पता चलती है, तमिल संगम के ग्रंथों में पता चलती है। कई सरदार और राजा जैसे मध्य एशियाई मूल के शासक और पश्चिम भारत में शासन करने वाले सातवाहन लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। हमें ऐसे ही पता चलता है कि जो कुछ राजा थे जैसे कि मध्य एशियाई मूल के जो सरदार थे जिसे हम शक शासक कहते हैं, और जो पश्चिमोत्तर भारत के शासन करने वाले सातवाहन शासक थे, वो सब क्या करते थे, वो लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। यानी कि जो लंबी दूरी का व्यापार होता था उससे उस पर टैक्स लगाकर क्या करते थे अपना, या लंबी दूरी के व्यापार से क्या करते थे, अपना राजस्व प्राप्त करते थे या जुटाते थे। ठीक दोस्तों, अब दैविक राजा, अब इसका मतलब क्या है इसको देखते हैं। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। यानी कि जो राजा थे उनके लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन यह था कि वो क्या करें, अपने आप को जो देवी देवता हैं उनके साथ जोड़ दें। ठीक दोस्तों, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी कि जो मध्य एशिया के शासक थे, मध्य एशिया से लेकर के जो पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले जो कुषाण शासक थे, उन्होंने क्या किया, इसका सबसे अच्छा प्रयोग किया। यानी कि जो अपने साथ राजा देवी देवताओं का नाम जोड़ने का प्रयोग उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से किया। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। और जिस प्रकार का राजधर्म कुषाण शासक प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसका अगर हम सर्वोत्तम प्रमाण देखना चाहें तो उनके सिक्के और उनकी मूर्तियां हैं। एक कुषाण काल का सिक्का है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक में आगे का भाग दिखाया गया है, एक में पीछे का भाग दिखाया गया है। तो वो क्या करते थे, आगे तो अपनी फोटो लगवा लेते थे और पीछे देवता की फोटो लगवा देते थे। इससे क्या होते थे, वो देवता के साथ अपने संपर्क जोड़ लेते थे और अपनी स्थिति लोगों में क्या करते थे, उच्च पा लेते थे, यानी कि अपना स्थान ऊंचा कर लेते थे लोगों में। जो उत्तर प्रदेश में मथुरा है उसके पास एक माटा नामक स्थान है। यहाँ एक देव स्थान पर कुषाण की विशालकाय मूर्ति लगाई गई है। यानी कि जो कुषाण शासक थे उनके क्या हुई है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के माटा के पास आप देखेंगे एक बहुत विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी। आप इसकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। क्या है, जो मथुरा से प्राप्त हुई है वही मूर्ति है ये कुषाण शासकों की। ठीक, ये कहाँ पर पाई गई है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास जो एक माटा नामक क्षेत्र है वहाँ पर पाई गई है। उन्होंने देवस्थान के पास लगाया था, यानी कि भगवान का जो मंदिर होता है उसके पास क्या किया था, अपनी मूर्ति लगवाई थी जो कि बहुत ही बड़ी थी, जिससे वो क्या कर सकें, अपने आप को भगवान के समकक्ष या भगवान के मतलब संपर्क में दिखा सकें। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक स्वयं को देवता तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। और अफगानिस्तान में भी ऐसे ही एक देवस्थान के पास कुषाण या अन्य राजा की मूर्ति मिली हुई है। अब इससे जो इतिहासकार हैं यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ये कुषाण शासक थे इसलिए देवस्थान या मंदिरों के पास अपनी मूर्तियां लगवाते थे, जिससे क्या हो सके, जिसके माध्यम से अपने आप को देवता तुल्य यानी कि देवता के बराबर क्या कर सकें, प्रस्तुत कर सकें। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। अब आप देखेंगे कई कुषाण शासक ऐसे थे जो क्या करते थे, अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे, यानी कि फरादेव, देवपुत्र, फलादेव पुत्र, या मतलब जो भी उनका नाम रहता होता उससे पहले क्या करते थे, वो देवपुत्र लगाते थे। और हो सकता है कि वो क्या हो, इसकी जो प्रेरणा ली हो उन्होंने, देवपुत्र लगाने का जो उन्होंने मतलब प्रेरणा प्राप्त की हो, वो कहाँ से प्राप्त की हो, चीनी शासकों से प्राप्त की हो। क्यों, क्योंकि जो चीनी शासक थे वो भी क्या करते थे, अपने नाम के आगे या क्या करते थे, स्वर्गपुत्र लगाते थे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के अलावा और कई अन्य साम्राज्य जो बड़े बड़े थे उनके भी क्या होते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। कुछ साम्राज्य इनमें से क्या थे, सामंतों पर निर्भर थे। शक्तिशाली सामंत राजा बन जाते थे जबकि दुर्बल राजा बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। यानी कि देखिए जो शक्तिशाली सामंत होता था, सामंत मतलब एक रूप से आप जान सकते हैं जिसके पास छोटा सा राजा, मतलब एक छोटा सा राजा जिसके पास जमीन हो का थोड़ा बड़ा टुकड़ा हो और जिसके पास थोड़ी अस्थायी सेना हो, उसे ही बोलते हैं सामंत। तो जो सामंत होता था वो क्या होता था, वो जो अगर वो शक्तिशाली होता था तो क्या होता था, वो राजा बन जाता था। अगर मान लीजिए जो दुर्बल राजा होता था तो क्या होता था, सामंत के क्या हो जाता था, या बड़े शासक के क्या हो जाता था, अधीन हो जाता था। यानी कि अगर सामंत ज्यादा शक्तिशाली है तो राजा भी बन जाता था, जबकि जो दुर्बल राजा होता था वो बड़े शासकों का क्या हो जाता था, अधीन हो जाता था। अधीन मतलब क्या होता, उनके नियंत्रण में हो जाता था। बलुआ पत्थर से बनी कुषाण राजा की आप एक मूर्ति यहाँ पर देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए। तो पेपर में कभी कभी अब इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मूर्ति का आप चित्र देते हैं, पूछ लें
मूर्ति किसकी है, किससे संबंधित है। ठीक दोस्तों, देखिए गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेख और प्रशस्तियों से जाना जाता है। यानी कि जो गुप्त शासक हैं उनका इतिहास कहाँ से पता चलता है, साहित्य से पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है, अभिलेखों और प्रशस्तियों से पता चलता है। हालांकि ये संरचनाएं काव्यात्मक थी, फिर भी इतिहासकार इनसे तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राट के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राज कवि थे, ने संस्कृत में की थी। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति है, उसकी रचना किसने की थी, हरिशेन ने की थी। हरिशेन ने कहा थे जो सम्राट आप गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के क्या थे, राजकवि थे। यानी कि जो राजकवि थे वो क्या किए थे, उन्होंने रचना की थी किसकी, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना की थी। और ये किसके राजकवि थे, ये सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। अब देखिए बदलता हुआ देहात, यानी कि जो देहात में टेक्नोलॉजियों का बदलाव हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। पहले देखते हैं हम जनता में राजा की छवि, यानी जो जनता थी वो राजा को किस प्रकार देखती थी। देखिए जातक और पंचतंत्र की कथाओं की समीक्षा से इतिहासकारों ने जाना कि इनमें कई कथाएं मौखिक परंपरा से ली गई हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। यानी कि जातक और पंचतंत्र की कथाओं से पता चलता है जो कथाएं थी पहले वो मौखिक थी, यानी कि पहले एक दूसरे को मुंह से बोलकर सुनाई जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हें लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध करने का मतलब क्या है, इन मौखिक कथाओं को क्या किया गया, बाद में लिखा गया। जातक कथाएं पहली शताब्दी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई, यानी कि जो जातक कथाएं थी वो पहली शताब्दी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक, गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार उससे दुखी रहती थी। देखिए इसी में से एक जातक है जिसका नाम है गंधतिंदु जातक। उसमें यह बताया गया है कि एक राजा था जो बहुत कुटिल था और उससे क्या होती थी, उसकी प्रजा दुखी रहती थी। अब इसको हम जानते हैं। देखिए जब एक बार जो राजा था, जो कुटिल राजा था, जब राजा ये जानना चाहा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, तो उसने क्या किया, राजा ने अपना भेष बदल कर क्या किया, प्रजा के बीच में जाना चाहा। और जब राजा भेष बदल के प्रजा के बीच में अपनी राय जानने के लिए गया कि जनता उसके बारे में क्या समझती है, तो लोगों ने डकैतों और कर वसूलों से त्रस्त होकर उसे दोषी ठहराया। तो लोगों ने बताया कि क्या जो डकैत हैं, रात में डकैत तो हमारी मतलब चोरी करते हैं, हमारे सामानों को चुरा ले जाते हैं, और जो दिन है, दिन में क्या करते हैं, जो राजा के कर वसूलने वाले अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, हमारी कमाई को हड़प ले जाते हैं। कई लोग गांव छोड़कर जंगल में बस गए, और जो कई लोग होते हैं कर और चोरों के डर से क्या हुए, गांव को छोड़कर क्या कर गए, जंगल में बस गए। इस कथा से पता चलता है कि लोग संकट से बचने के लिए जंगल भागते थे, जबकि किसान कर चुकाने के लिए उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने शुरू किए। इससे यह पता चलता है कि लोग जब जो संकट आता था उससे बचने के लिए क्या करते थे, जंगल में भाग जाते थे। जंगल में भाग जाएंगे तो संकट से बच जाएंगे। और जो किसान होता था वो कर चुकाने के लिए क्या किया, उपज बढ़ाने के तरीके ढूंढना लगा, क्योंकि उसकी उपज कम है, उसके पास खेती उतनी ही है और उस पर आप टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं। तो आप जब टैक्स ज़्यादा है तो क्या करेगा, टैक्स देने के लिए कुछ ना कुछ तरीके निकालेगा। तो उसने क्या किया, टैक्स देने के लिए क्या किया, अपनी जो खेती थी उसमें उपज बढ़ाने के कुछ तरीके क्या करें, ढूंढने लगे। अब देखिए उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या थे उसके बारे में जानेंगे। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, यानी कि जो उपज बढ़ाने का प्रथम तरीका था उसमें क्या था, आप हल का प्रयोग करिए। तो हल से क्या होगा, अगर हल से आप खेती करेंगे तो आपको खेती करने में आसानी भी रहेगी और आपकी क्या होगी, उपज भी बढ़ जाएगी। आप इमेज में देख सकते हैं, जो इमेज मैंने लगा रखी है लकड़ी का हल है, इसको आप देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं हल। ठीक दोस्तों, जो अब जो हल था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कचरी क्षेत्र में फैला हुआ था। यानी कि जो हल था वो 6ठी शताब्दी पूर्व से ही क्या, गंगा और कावेरी की घाटियों में फैला हुआ था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फलक वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। यानी कि जहां पर क्या होती थी, वर्षा बहुत भारी वर्षा होती थी, वहां पर क्या होता था, वहां पर लोहे के हलों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जिसमें लोहे के फल लगे हो, यहाँ पर जो लोहा लगा हो उस वाले हल का प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या हो, जुताई अच्छे से की जा सके। यानी कि जब लोहा लगेगा तो क्या होगा, जुताई और अच्छे से होगी। इसलिए क्या करते थे, जहाँ पर भारी वर्षा होती थी वहां पर लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग करते थे। फाल मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा चीज लगाया जाता है, उसे बोलते हैं फाल। ठीक, यहाँ पर लगाया जाता है। तो वहां पर क्या करते थे, यहाँ पर लोहा लगा देते थे। जब लोहा लगाएंगे तो क्या होगा, ताकत भी कम लगेगा और क्या होगा, उपज भी ज्यादा होगी। ठीक दोस्तों, लोहे के फल वाले लोहे के फल वाले हल से उपज बढ़ी, लेकिन इनका उपयोग कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। यानी कि जो लोहे का फल वाला
हल था उससे तो उपज बढ़ी, लेकिन इनका उपयोग हर एक जगह नहीं होता था, इसका कुछ ही जगह पर उपयोग होता था। जैसे कि आप देखेंगे पंजाब और राजस्थान में इसका उपयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। यानी कि जो पंजाब और राजस्थान था इसमें तो प्राचीन काल में लोहे के हल का प्रयोग ही नहीं हुआ। इसमें पंजाब और राजस्थान में लोहे के हल का प्रयोग कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। यानी कि जब 20वीं सदी आई तब लोहे का हल का प्रयोग पंजाब और राजस्थान में हुआ, इससे पहले नहीं होता था। इससे यह पता चलता है कि जो लोहे का प्रयोग था वो क्या था? बहुत ही सीमित था। ठीक, पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र के किसान खेती के लिए कुदाल का उपयोग करते थे, जो वहाँ की जमीन के लिए अधिक उपयुक्त होती थी। यानी कि जो पूर्वोत्तर के मतलब किसान थे और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र के किसान थे, वहाँ पर तो पर्वत थे ज़्यादा, तो पर्वत में तो हल सही से चल नहीं पाएगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुदाल का प्रयोग किया। कुदाल की आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुदाल की फोटो लगा रखी है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी उपज बढ़ाने के लिए कुदाल का प्रयोग किया, जो वहाँ की जमीन के लिए क्या था? बहुत ही उपयुक्त था, क्योंकि वहाँ पर हल चल नहीं पाता। तो हल नहीं चल पाता तो उन्होंने एक नई चीज़ का आविष्कार किया जिसे कुदाल कहते हैं। तो उसने कुदाल से क्या किया? अच्छे से अपनी उपज बढ़ाई। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाब और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोग और कृषि समुदाय ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। देखिए अब दूसरा तरीका था उपज बढ़ाने का, क्या? या तो आप पानी की आपूर्ति कहाँ से करिए? कुओं से करिए या तालाब से करिए या नहरों के माध्यम से करिए। यानी कि आप वर्षा जल पर निर्भर रहने के अलावा आप कुओं से भी अपनी खेती करके उपज बढ़ा सकते हैं, तालाबों से भी खेती करके उपज बढ़ा सकते हैं, या पर नहरों से खेती करके अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। और इनका प्रयोग या तो व्यक्तिगत तौर पर किया जाता था या मिलजुल कर क्या किया जाता था? इनका प्रयोग किया जाता था। यानी कि इन साधनों का निर्माण कैसे किया जाता था? व्यक्तिगत तौर पर या तो कृषि समुदायों ने मिलकर इनका क्या किया? निर्माण किया। व्यक्तिगत तौर पर जो बड़े-बड़े राजा है, बड़े-बड़े सामंत है, बड़े अमीर लोग थे, उन्होंने क्या किया? कुछ मतलब नहर या तालाब बनवाए। लेकिन अगर छोटे-छोटे जो कृषक समुदाय थे, उन्होंने मिलकर भी कुछ नहर और समुदाय अपनी सिंचाई के लिए क्या करें? बनवाए। तालाब, कुएं और नहर बनवाने वाले आमतौर पर राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने इन कार्यों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया है। जैसे कि जो बताया मैंने आपको ना, जो तालाब और जो कुएं बनवाते थे वो क्या होते थे? आमतौर पर राजा या तो प्रभावशाली लोग होते थे। यानी कि राजा या तो जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किए? उन्होंने तालाब, कुएं और नहरों का निर्माण करवाया, जिन्होंने इन कार्यों का उल्लेख अपने अभिलेखों में करवाया है। ठीक दोस्तों, देखिए ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। अब जो वहाँ का ग्रामीण समाज था उसमें क्या थी? उसमें बहुत सारी भिन्नता थी। अब उसके बारे में हम जानेंगे। उसको जानने से पहले यहाँ पर देखिए आप एनसीईआरटी का एक बॉक्स दे रखा है हमारे बुक में, हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए जो मतलब मैंने आपको अभी तालाब बताया ना, तालाब वाला उसी से संबंधित है। देखिए गुजरात की सुदर्शन झील, ठीक, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। यानी कि जो सुदर्शन झील था क्या था? एक मानव निर्मित, कृत्रिम मतलब क्या? मानव द्वारा बनाया गया एक जलाशय था। यानी कि एक जो सुदर्शन झील था ये मानव द्वारा एक बनाया गया जलाशय, जलाशय मतलब तालाब था। और इसे हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि ये जलाशय किसने बनवाया था? इसको बनवाने वाला एक राजा था, जिसका नाम क्या था? एक मतलब उस शासक का नाम था, मतलब जिसने यहाँ पर अभिलेख लगवाया था। इस अभिलेख को एक शख्स शासक रुद्रदामन की उपलब्धि का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। यानी कि जो वहाँ पर अभिलेख लगा था सुदर्शन झील के पास, उसमें क्या किया गया था? उसमें एक शख्स शासक था रुद्रदमन, उसका क्या करना था? रुद्रदमन का उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए वहाँ पर क्या किया गया था? सुदर्शन झील के पास एक अभिलेख बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्यकालीन एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। उसमें ये बताया गया है कि जो ये झील बनी थी, इसको किसने बनवाया था? इसको एक मौर्यकालीन स्थानीय राज्यपाल ने बनवाया था। यानी कि मौर्यकालीन एक मतलब जो लोकल गवर्नर था उसने बनवाया था। लेकिन भीषण तूफान के कारण इसकी तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। यानी कि जब एक बार भीषण क्या आया, तूफान आया, तो क्या हुआ? जो झील थी इसके क्या हुए? जो तटबंध थे वो सब क्या हुए? इसके जो बांध थे वो सब क्या हुए? टूट गए। और जो झील का पानी था वो सब क्या हो गया? बह गया। ठीक, और इसमें यह भी बताया गया है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्च से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर नहीं लिया था। और इसमें यह बताया गया कि जब ये झील टूट गई, यानी कि जो सुदर्शन झील थी जब वो टूट गई, तो उसका निर्माण किसने कराया? रुद्रदामन ने करवाया। यानी कि पहले उसको एक मौर्य साम्राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल ने बनवाया था, स्थानीय राज्यपाल ने। लेकिन जब वो बाढ़ तूफान से क्या हुआ? टूट गया और उसका सारा पानी बह गया, तब उसका कौन निर्माण कराया? तो उसका जो तत्कालीन शासक था रुद्रदामन, उसने क्या किया? उस झील की मरम्मत करवाई और वो भी अपने खर्च से करवाई। उसने अपनी प्रजा से इस झील का निर्माण यानी कि मरम्मत करवाने के लिए कोई भी कर नहीं लिया था।
इस पाषाण खंड पर एक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी का है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई। इसमें यह भी कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने क्या की थी, एक बार फिर इसकी मरम्मत करवाई थी। यानी सुदर्शन झील की मरम्मत 2 बार हुई थी, एक बार तो रुद्रदमन ने करवाई थी, एक बार गुप्त काल के किसी और शासक ने क्या की थी, इसकी मरम्मत करवाई थी। और इसके बनवाया किसने था, इसको मौर्य साम्राज्य के एक स्थानीय राज्यपाल ने क्या किया था, बनाया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं इस हेडिंग की तरफ, जिसको हमने पहले देखा था, ग्रामीण समाज में भिन्नता। देखिए दोस्तों, कोई भी समाज होता है उसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। यानी कि जो लोग होते हैं उनमें सभी अमीर या नहीं होते हैं, या ना सभी गरीब होते हैं। लोगों में क्या होता है, आर्थिक विषमता होती है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। तो और अन्य प्रकार की भी विषमताएं होती हैं। उसी विषमताओं को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, पर लाभ समान नहीं था। यानी कि जो नई तकनीकें आई उससे क्या हुआ, उपज तो बढ़ी, यानी कि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, लेकिन सभी को लाभ नहीं मिला, लाभ सबको नहीं मिला। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और बड़ी जमींदारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलता है, उसमें भूमिहीन किस मजदूर का नाम मिलता है, छोटे किसानों का उल्लेख मिलता है, बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। इससे यह पता चलता है कि जब छोटे किसान थे और भूमिहीन मजदूर थे और वहीं पर बड़े बड़े जमींदार थे, तो इससे मतलब यह है कि वहां पर जो थी आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा थी। यानी कि समाज में विषमता, यानी कि समाज में असमानता थी। ठीक, पाली भाषा में गृहपति का उपयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। यानी जो पाली भाषा का शब्द है गृहपति, गृहपति का मतलब क्या होता है, छोटे किसान या जमींदार। यानी कि इसका प्रयोग छोटे किसान या जमींदार के लिए किया जाता है, किसका, गृहपति का। ठीक, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो समाज में जो उच्च तबके के लोग थे, कौन कौन थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो ग्राम प्रधान थे, यानी कि जो ग्राम के प्रमुख थे, वो क्या थे, वो शक्तिशाली माने जाते थे और वो क्या करते थे, किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। यानी कि जो प्राय ग्राम प्रधान का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब क्या, अगर किसी का बेटा ग्राम प्रधान है तो उसका बेटा भी ग्राम प्रधान होगा और उसका बेटा भी ग्राम प्रधान होगा, इसी को बोलते हैं वंशानुगत। यानी कि प्राय ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। संगम साहित्य में वेल्लार जमींदार, पुल्लवर, हलवाले और अड़मिक दास जैसे गांव के वर्गों का उल्लेख मिलता है। यानी कि संगम साहित्य में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के शब्दों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है तमिल संगम में, वेल्लार। वेल्लार मतलब क्या है, जमींदार। यानी कि संगम साहित्य में वेल्लार शब्द का उपयोग जमींदार के लिए किया गया है। उल्लवर का शब्द हल वाले के लिए किया गया, यानी कि जो हल चलाते हो। और जो अड़मिक शब्द है, अड़मई शब्द है, उसका उपयोग दासों के लिए किया गया है, जिसमें जैसे गांव के वर्गों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जब ये सब कहते हैं, ये सब गांव के वर्ग थे। यानी कि जमींदार, हल वाले और ये सब दास कहते हैं, सब गांव में रहने वाले लोग थे। ठीक दोस्तों, गृहपति अब गृहपति का अर्थ क्या है, इसको हम जान लेते हैं। गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। यानी जो गृहपति था वो क्या होता था, वो घर का मुखिया होता था, यानी कि हेड ऑफ द होम होता था। यानी कि जो घर का मेन इंसान होता था वो कौन होता था, गृहपति होता था। और घर में जितने भी बच्चे या नौकर या वहां पर जितनी भी महिलाएं थी, उन पे क्या करता था, नियंत्रण रखता था। घर से जुड़ी भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। यानी कि जो घर की भूमि होती थी उसका, और जो घर के जानवर होते थे या घर की जो अन्य वस्तुएं होती थी उसका क्या होता था, गृहपति मालिक होता था। कभी 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 शब्द का उपयोग नगरों में रहने वाले सामंत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। यानी कि कभी कभी जो गृहपति का प्रयोग होता था वो नगरों में रहने वाले व्यापारियों के लिए भी किया जाता था और सामंतों के लिए भी किया जाता था। ठीक, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। अब देखिए, हमें कुछ भूमिदान के उल्लेख मिले हैं, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि जो कुछ लोग गांव में जो अमीर होते थे वो क्या करते थे, भूमिदान भी करते थे। भूमिदान प्राय कौन लोग करते थे, जो राजा या तो जो बहुत प्रभावशाली या जो अमीर लोग होते थे, उन्हीं लोग क्या करते थे, भूमिदान करते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वो साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। यानी कि जो भूमिदान दिया जाता था वो किसको दिया जाता था, या तो धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था या तो ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था। और जो भूमिदान के अभिलेख हैं वो अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। यानी कि जो भूमिदान के अभिलेख हैं कुछ में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह दक्कन के वकाटक शासक वंश में हुआ था। यानी कि जो प्रभावती गुप्त थी, जो किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी, पुत्री थी। और उसका विवाह कहाँ हुआ था, दक्कन के वकाटक शासक वंश में हुआ
था। आप यहाँ प्रभावती गुप्त की फोटो देख सकते हैं। ये देखिए, प्रभावती गुप्त की इमेज है जो मैंने लगा रखी है। तो प्रभावती गुप्त ने क्या किया था, भूमदान किया था। उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। और दोस्तों, जो धर्म शास्त्र थे उसमें महिलाओं को भूमि पर अधिकार नहीं था, यानी कि धर्म शास्त्र जो नियम बताते थे महिलाओं और पुरुषों के लिए, उसमें जो महिलाएं थे उनको भूमि पर अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। यानी कि जो प्रभावती थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, एक अभिलेख से पता चलता है कि वो भूमि की मालकिन थी, यानी कि भूमि की स्वामी थी, और उसने दान भी दिया था। लेकिन ऐसा तो नहीं है धर्मशास्त्रों में तो मना किया गया है प्रभावती मतलब किसी भी महिला को भूमि का अधिकार देने से। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी, इसलिए हो सकता है कि क्या हो, उसको भूमि रखने का अधिकार हो। और इसलिए इनका जो यह उदाहरण है विरल ही है, यानी कि ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर महिलाओं को क्या हो, भूमि रखने का अधिकार हो। प्रभावती गुप्त के पास हो सकता है भूमि रखने का अधिकार इसलिए था क्योंकि वह एक रानी की बेटी थी। ठीक दोस्तों, कुछ इतिहासकार के अनुसार भूमिदान कृषि विस्तार की नीति थी, जबकि अन्य इसे कमजोर होते हुए राजसत्ता का संकेत मानते हैं, जहां राजा समर्थक जुटाने को भूमिदान देने लगा। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि भूमिदान क्या था, भूमिदान इसलिए किया जाता था जिससे क्या हो, कृषि का विस्तार हो। यानी कि अगर हम भूमि दान करेंगे तो ऐसे भूमि का दान करेंगे जहाँ पर मतलब खेती होती बहुत कम होती है। तो अगर हम ऐसे भूमि का दान कर देंगे लोगों को, तो क्या करेंगे लोग, जाकर उसे साफ करके वहां पर कृषि करेंगे। तो इससे क्या होगा, कृषि का विस्तार होगा। और जब कृषि का विस्तार होगा तो राजा के पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर आएंगे। कर जब लोग ज्यादा उपज पैदा करेंगे तो उस पर कर भी ज्यादा लगेगा, तो लोगों को राजा को कर भी ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए कुछ लोग इसे मानते हैं कृषि विस्तार के लिए भूमिदान किया गया था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जब राजा कमजोर होने लगा तो उसने क्या किया, अपने समर्थक जुटाने के लिए भूमिदान किए। यानी कि जब राजा कमजोर होने लगा तो उसने क्या किया, उसे समर्थकों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्थकों की उसने क्या किया, भूमिदान करने लगा। और भूमिदान करके अपने क्या किया, समर्थक जुटाने लगे। दोस्तों, इस वीडियो का ये पार्ट आप यहीं पर खत्म होता है। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट सेकंड के साथ, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसी वीडियो में इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे तो ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अब आपको मिलेंगे पार्ट सेकंड में। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र से संबंधित या समाजशास्त्र से संबंधित, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की वीडियो हिंदी मीडियम में फुल इमेज के साथ, अच्छे कार्टून के साथ और इम्पोर्टेंट बॉक्सेस और इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी के चित्र होते हैं उनके साथ आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए पढ़ लो।